गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीएड के फर्स्ट ईयर की क्लास में आपके सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में C6 जिसका सब्जेक्ट कोड है, उसमें हम लोग जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे और जिसमें प्रश्न था पितृसत्तात्मक व्यवस्था सामाजिक संगठन में साधक है अथवा बाधक, अपना तर्क दीजिए। तो आप लोगों ने सही उत्तर नहीं दिया था। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने जा रही हूँ और इसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो पितृसत्तात्मक तो हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या हम इसको साधक समझते हैं या बाधक समझते हैं? अपना मत देना है, लेकिन मत ये नहीं देना है कि हम स्त्री हैं तो स्त्री विशेष को लेकर के हम अपने मत को दें, या पुरुष हैं तो पुरुष अपने विशेषाधिकार को अपनी दृष्टिकोण से देखते हुए मत दें। उन्हें ज्ञान, समाज और उनसे उनकी समस्या और निदान को देखते हुए ही आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अपना तर्क से मतलब ये नहीं है कि मैंने जो सोच लिया, मैंने जो फीलिंग्स कर लिया, बस उसी को हम लोगों ने उत्तर में दे दिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था चुनौतीपूर्ण लिंग की अंतःक्रिया और सामाजिक संगठनों के मध्य पहचान स्थापित करने में बाधक है या नहीं, और यदि बाधक नहीं है तो यह सहायक किस प्रकार है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वर्तमान समय में हम अनेक दोष देखते हैं और स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है। परंतु यहाँ पर हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहाँ तक सामाजिक अंतःक्रिया और पहचान में सहायक है और कहाँ तक बाधक, दोनों का हम पृथक पृथक अलग अलग निरूपण करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। अपना मत देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने से सोच करके कुछ भी लिख दें, है ना। तो आइए इस निष्कर्ष को हम पहले क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग निरूपित कर रहे हैं। अब आइए इसको विस्तृत हम समझते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज में आज से नहीं वरन प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उस समय स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा शिक्षा आदि की समान व्यवस्था थी, परंतु स्त्रियों को पिता या पति की सत्ता प्राप्त नहीं थी, है ना। उसका हस्तांतरण तो पुत्र को होता ही था, परंतु इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। पैतृक संपत्ति में पुत्री को अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर भी वह सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों के केंद्र में थी, है ना। स्त्रियों को ऋग वैदिक काल में राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उनका उपनयन संस्कार होता था और वे शिक्षा प्राप्त करती थी। स्वतंत्रता थी शिक्षा प्राप्त करने की, है ना। तो विवाह के समय कन्या को भी उपहार व द्रव्य प्राप्त होते थे। उस समय उसका अधिकार होता था। सातवाहन वंश, जिसका उल्लेख पुराणों में अंतर्भृत्य कहकर किया गया है, इस वंश में राजाओं के नाम पर मातृ प्रधान है, जैसे गौतमी पुत्र, शातकर्णी, वरिष्ठी पुत्र, पुलुमणि तथा यज्ञश्री, शातकर्णी इत्यादि। परंतु यह वंश भी क्या था? पितृतंत्रात्मक था। सिर्फ नाम से वो पुत्र कहे जाते थे, जैसे अर्जुन पुत्र भी हम कुंती पुत्र भी कहते थे अर्जुन को हम, है ना। तो कहे जाते थे, लेकिन वहाँ भी क्या था कि महिलाओं को उनके लिए कोई निर्णय लेने की जो है वो छूट नहीं थी। महाभारत में हाँ नहीं था, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र को ही होता था, है ना, और ना कि पुत्री को। उस समय भी वही जो आज है। महाभारत में पुत्री की संपत्ति पर अधिकार का प्रभावी ढंग से निरूपण किया गया है।
है ना, जिसमें अधिकांश स्मृतियों तथा धर्मशालाओं में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। स्त्री धन नामक स्त्री की निजी संपत्ति के विषय में वर्णन अवश्य प्राप्त होता है। जो विवाह के समय प्राप्त वस्तुएं, आभूषण आदि होते थे, विवाह के समय प्राप्त वस्तुएं जो पिता ने उनको आभूषण यानी जो जेवरात और वस्तुएं दी थी, वहीं पे उनका अधिकार होता था। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति बेच सकती थी। विज्ञानेश्वर गौतम तथा विशिष्ट धर्म सूत्रों से में वर्णन आता है कि माता का स्त्री धन पुत्री को ही प्राप्त होता था। इस प्रकार प्राचीन काल से ही अभी तक स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार से वंचित रखा गया है। भले ही इस विषय में संपत्ति का अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा परिवर्तन किया गया है, लेकिन आज भी अधिकांश स्त्रियां पुरुषों के इशारे पर चलने के लिए, उनके निर्णयों को मानने के लिए आज भी इसीलिए विवश होती हैं कि उनके पास कोई आर्थिक अधिकार नहीं है। और प्राचीन काल में स्त्री धन के द्वारा स्त्री अधिक हितों की रक्षा का जो उपाय किया गया था, वह आज भी वर्तमान में, जिसका विकृत रूप हम लोगों ने क्या रख दिया है आज, दहेज, जिससे स्त्री की समाज में सशक्त भूमिका बनाना तो दूर, दहेज के लिए उसका शारीरिक और मानसिक शोषण होना अब शुरू हो गया है ना। अब देखिए कि ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ कुछ बिंदु को हम आगे देखेंगे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था संगठनों के साथ साथ अंतःक्रिया और पहचान बनाने में सहायक किस प्रकार है। तो इनका यहाँ वर्णित है निम्न बिंदु। हम देख पा रहे हैं इसमें बाबू क में देख रहे हैं हम लोग, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की एक विशेषता है कि इसके द्वारा स्त्रियां आर्थिक उत्तरदायित्वों के बोझ से मुक्त होती हैं और स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं। ये एक सकारात्मक इनकी भाव लग रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर यही चीज़ इसमें दे रहा है कि स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं, लेकिन फिर वही बात हुई इसमें, है ना, कैसे वो सार्थक हुई। में दे रहा है पितृसत्तात्मकता के कारण पुत्रों को जल्दी ही आर्थिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु तैयार किया जाता है। ये भी सही है, सत्य है। हम क्या करते हैं कि पुत्र अगर पिता नहीं है, उसका जो मुखिया, परिवार का मुखिया होता है, अगर संयोगवश वो नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम पुत्रों को देखते हैं कि उसके ऊपर आन पड़ती है, और जिसके लिए हम उसे हर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसको बार बार इस बात के लिए तैयार करते हैं कि अब जो है आप उस पुरुष की जिम्मेदारी आपको निर्वहन करना होगा। तो वहीं स्त्रियां इससे अलग होकर सामाजिक क्रियाओं में निर्बाध रूप में भाग लेती हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि वहीं पे स्त्रियां, लेकिन यही चीज़ जो है कि स्त्रियों को हम क्यों सामाजिक क्रियाओं में छोड़ दें, उनको इस चीज़ को उनको महसूस नहीं होने दें कि पुत्र है तो जिम्मेदारी पुत्र को है और पुत्री है तो क्या उसकी जिम्मेदारी पुत्री को नहीं है। तो ये चीज़ वहाँ पे हमें सकारात्मक लाना है, यही रूढ़िवादिता को हमें। लेकिन यहाँ है कि उस समय जब हम पितृप्रधान देखते हैं, पितृसत्तात्मक सत्ता देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ में वहाँ पे कुछ हद तक ये बात सत्य भी है कि कुछ महिलाएं जो महिलाएं हैं उस परिवार की, कुछ परिवारों में तो वहाँ पे है जो उनको निर्बाध रूप से सिर्फ सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र वो रहती हैं। इस व्यवस्था में गांव में है, इस व्यवस्था में बालिकाओं के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों का निर्वहन पिता, पति, भाई या पुत्र द्वारा किया जाता है, जिससे उन पर अनावश्यक दबाव नहीं होता और आर्थिक सुरक्षा के कारण वे समाज के संगठनों के साथ अंतःक्रिया स्थापित कर अपनी पहचान बनाने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। एकदम सही है। घ में हम लोग देखते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बालिकाओं और स्त्रियों को सामाजिक, शारीरिक तथा सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो उनकी सामाजिक विकास तथा अंतःक्रिया हेतु अत्यावश्यक होता है। इसमें क्या है कि हम देखते हैं जब वहाँ जो पितृसत्तात्मक के कारण जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो बालिकाएं होती हैं उनको सामाजिक, शारीरिक तथा सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक, यानी उनके अंदर ये लगता है कि मेरे पिता हैं,
मेरे पति हैं, मेरे भाई हैं, जो हमारी बाहरी सुरक्षा में हमारी साथ देते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये भाव उनका जो है स्त्रियों को एक बात में ये लगा रहता है। लेकिन क्या हम इसमें सहमत हैं? मैं इसमें एक बात बताना चाहती हूँ, कहाँ कहाँ पिता और कहाँ कहाँ पुरुष पति और भाई बन करके एक स्त्री की कोई रक्षा करेगा, जब हमारा समाज हमारी दायित्व नहीं लेता है। हर समाज में हर उस वर्ग को, हर उस व्यक्ति को सामने आना होगा कि ये एक लड़की किसी एक की बहन नहीं है, किसी एक की बेटी नहीं है, सारे समाज की बेटी है। तो हम किसी भी तरह से कोई भी सत्तात्मक में नहीं रहेंगे। यहाँ हमारा समाज जो है वो एक दूसरे की अंतःक्रिया से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे ये बात सत्य है कि उस तरह से उस स्त्री को, उस बालिका को ऐसा लगता है कि मन में ये बात भाव आती है कि हाँ, मैं अपने पिता के कारण सुरक्षित हूँ। इस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है क्या करता है, सामाजिक पहचान और अंतःक्रिया की स्थापना में जहाँ तक सहायक है, वहीं यह इस प्रक्रिया में कुछ अवरोध भी उत्पन्न करती है, जो निम्न प्रकार है। अभी जो हमने ऊपर जो बिंदुओं को हमने देखा, जो एक सकारात्मक भाव था, अब उसमें जो त्रुटियां थी वो यहाँ पे उन बिंदुओं को हम यहाँ देखेंगे। पहला है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्रियों के अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साथ अंतःक्रिया की स्थापना में और पृथक पहचान में बाधक है, क्योंकि इसमें पुरुषों की प्रधानता होती है। अब इस स्पष्ट हुआ। दूसरे नंबर पे है कि पुरुषों की प्रधानता के कारण तथा आर्थिक विषयों पर उनका नियंत्रण होने के कारण स्त्रियां अपनी रुचि के अनुसार न तो निर्णय ले पाती हैं और न ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती हैं। क्लियर हुआ आपको? तीसरे नंबर पे है कि पुरुष सत्तात्मकता में सामाजिक संगठनों द्वारा स्त्रियों की उपेक्षित या कम महत्व दिए जाने से उनकी अंतःक्रिया और पहचान क्या है, बाधक होती है ना। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है। वर्षों से, चौथे नंबर पे है, वर्षों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों में हीनता का भाव भर गया है और पुरुषों में श्रेष्ठता का भाव, जिसके कारण उनके प्रति समान व्यवहार नहीं किया जाता है। पांचवें नंबर पे है, समाज में आर्थिक हित जिसके पास होते हैं उसी को समर्थ और सक्षम माना जाता है। अतः समाज विकास की प्रक्रिया में स्त्रियां हाथ नहीं बटा पाती हैं, जिसके कारण उन्हें अनुपयोगी माना जाता है और सामाजिक अंतःक्रिया तथा पहचान स्थापित करने का कार्य प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। छठवें नंबर पे है, स्त्रियों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है, जिसके कारण वे सामाजिक अंतःक्रिया और अपनी पहचान बनाने के लिए पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाती है। तो इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हम 7वें नंबर पे देखते हैं कि स्त्रियों का मनचाहा शोषण होता है इस तंत्र के कारण और वे समाज में के साथ अंतःक्रिया स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। 8वें नंबर पे है कि पितृसत्तात्मकता के कारण पुरुष प्रधान समाज में दहेज लेने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है और क्योंकि इसको अब स्त्री धन नहीं समझा जाता बल्कि पैसा ऐंठने का एक तकनीक समझा जाने लगा है। ऐसे में स्त्रियां सामाजिक संगठनों के साथ साथ अंतःक्रिया स्थापित करने या घरेलू परिस्थितियों से क्या निपटने में वो अक्षम समझने लगती हैं स्वयं को। पितृसत्तात्मकता के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी बाधित हो रहे हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भोजन, स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का संकेंद्रण पुरुषों की ओर होता है और स्त्रियों को द्वितीयक माना जाता है। ऐसी विभेदक परिस्थिति में समाज के अन्य संगठनों के साथ अंतःक्रिया और पहचान निर्मित करने की बात करना भी क्या है, वो बेमानी है। 9वें नंबर पे 11वें नंबर पे है, पितृसत्तात्मकता के कारण स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती, जिसके परिणाम स्वरूप निर्विद्यालयीकरण, अपव्यय, अवरोधन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है और प्रभावी सामाजिक संगठन है। इसकी उपेक्षा करने से अंतःक्रिया और पहचान निर्मित करने की प्रक्रिया को बाधित होती है। निष्कर्षतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है और आज मानव ने भले ही चांद पर घर बनाने की सोच और तकनीकी जुटा ली हो, पर इस परंपरा को हम आज भी सभ्य समाज ढो रहे हैं, जबकि यह अपने विकृत रूप में
अब हमारे समक्ष उपस्थित है। पितृसत्तात्मकता के कारण ही लिंगीय भेदभाव किए जा रहे हैं और लड़कियों को अपनी जागीर समझकर उनके विषय में निर्णय लिया जा रहा है। सामाजिक क्रियाकलापों में उनका सहभागी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और वे कैसे समाज से अंतःक्रिया स्थापित करेंगी और अपनी अमिट छाप समाज के मध्य कैसे छोड़ेंगी। विद्यालयों से भी बालिकाओं को लिंगीय भेदभाव के आधार पर घर के कार्यों को करने इत्यादि के लिए निकाल दिया जाता है, जिससे वे समझ ही नहीं पाती हैं कि समाज में उनका स्थान पुरुषों के ही समान है और सामाजिक संगठन जो है जाति धर्म इत्यादि में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुष। स्त्रियां समाज संस्कृति का अभिन्न अंग है और रहेंगी, परंतु उनके झूठे महिमा मंडल की अपेक्षा परिवार, समाज, धर्म, जाति तथा विद्यालय इत्यादि को उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा। स्त्रियों को भी अपने पृथक अस्तित्व और समाज के संवाद को में संवाद स्थापित करने के लिए खुला असमानता जो है वो प्रदान करनी होगी, तभी जा कर के जो है हमारा विद्यालय जो है वो हम लोग जो है स्त्री का जो ये पितृसत्तात्मक जो है वो पितृसत्तात्मकता जो है ना वो साधक होगी, बाधक है और साधक है। इस प्रकार हमने इसमें स्पष्ट किया जो लिखा हुआ है कि किस प्रकार साधक है और किस प्रकार बाधक है। दोनों ही समाज के दो अभिन्न अंग होते हैं और स्त्री और पुरुष, जिससे ये हमारा जो जीव मंडल जो है जिसमें हम लोग सक्रिय भूमिका दोनों का साथ साथ हो, दोनों की मान सम्मान समान हो। तो इसी तरह से इसको हमने अभी क्लियर किया। इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले दोनों को आप लिखेंगे, पहले पितृसत्तात्मक में क्या क्या है, स्त्रियों को क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या कैसे वो मान रखते हैं या नहीं रखते, फिर उसको आप निकाल करके फिर उसके जो आपके दृष्टिकोण से उचित लगता है उसको दोनों पहलुओं को देखने के बाद तो जा कर के हम निर्णय लेंगे। इस प्रकार ये उत्तर आपने देख लिया और इसको आप नोट करेंगे और आगामी परीक्षाओं में ये हो सकता है कि आए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको लिख लेंगे। थैंक्स।